वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर आरती। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन, यानी इसमें फर्स्ट यूनिट को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द इंटरनेशनल रिलेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते क्या हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, इसकी प्रकृति, क्षेत्र, दायरे, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट के तहत। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट की वीडियो आती रहेगी। और आप स्टार्ट करते वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का इतिहास क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्योंकि हमेशा ये तो सिंपल सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात कहीं से तो उठी होगी जहाँ से हमें पता चला होगा कि अब भाई हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को भी ध्यान में रखना है कि क्यों किसी देश को किसी देश से संबंध बनाने की पड़ी है जब वो देश इतना ज़्यादा समृद्ध है, क्यों वैसे देश जो है विकासशील देशों के साथ संबंध अच्छे बना रहे हैं। एक पॉइंट आता है कि विकासशील देश जितने भी है, डेवलपिंग नेशन जितने भी है, वो डेवलप नेशन के साथ रिलेशंस बना रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन विकसित देशों को भारत के साथ या विकासशील देशों के साथ संबंध बनाने की क्या ज़रूरत है? तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम ये जानें कि इसका इतिहास क्या है, कहाँ से अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात आई, कहाँ से हम इसको वैश्विक स्तर पर शांति बनी हुई थी, ठीक है, सब चीज़ अच्छी चल रही थी। तो ये चीज़ें, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपको इस यूनिट में, इस पीपीटी में कई जगह पे आईआर दिखेगा, तो आईआर शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेशनल रिलेशंस का, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय एक महत्वपूर्ण सेक्शन अनुशासन है, सेक्शन अनुशासन यानी कि एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है जिसको आधुनिक समाज विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया गया, यानी राजनीतिक विज्ञान जो है आधुनिक सामाजिक विज्ञान जिसके अंदर हम सोशल स्टडीज करते हैं, ठीक है, तो उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके मुख्य रूप से राष्ट्र राज्य के बीच संबंधों का अध्ययन के रूप में माना जाता है कि हम बेसिकली राष्ट्र राज्य जितने भी हैं, ठीक है, उनके साथ संबंध किस प्रकार से बनाते हैं वो चीज़ देखती है। लेकिन यह दृष्टिकोण जो था अति सरलकृत है, बहुत सिंपल है, क्योंकि समकालीन आईआर यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत व्यापक विषय वस्तु को कवर करती है। इसके अंदर बहुत सारे एरिया आते हैं, ना केवल सामाजिक आता है, राजनीतिक आता है, आर्थिक, इसके अंदर बहुत सारे क्षेत्रों को ये कवर करता है, ठीक है। फिर भी एक बुनियादी समझ के लिए ये दृष्टिकोण हमारे लिए सहायक है कि हम जानते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध का तात्पर्य विभिन्न राष्ट्र राज्यों के साथ संबंधों से है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं राष्ट्र राज्य, राज्य क्या, राष्ट्र है ना, इंटरनेशनल लेवल पे तो सारे राष्ट्र है, राज्य नहीं। तो राज्य के बारे में अगर आप जानो तो इतिहास में आपको पता चलेगा कि राष्ट्र राज्य से पूर्व जो थे राजनीतिक प्रणाली के बीच के संबंधों के रूप में है, और यह है बहुत पुराना है, ठीक है। राष्ट्र राज्य के बीच संबंधों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध 1648 की एक वेस्टफेलिया संधि हुई थी जो यूरोप में की गई थी, जहाँ पे 30 वर्षों तक एक युद्ध चल रहा था। उस युद्ध के बाद एक शांति संधि हुई थी जिसका नाम वेस्टफेलिया की संधि पड़ा था। इसके बाद जो था, इस संधि के बाद राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा थी वो विश्व के सामने आई, उसको मान्यता दी गई कानूनी, ठीक है, जिसके बाद मान्यता दी गई थी, ठीक है। इसके बाद इस संधि के बाद जो था विश्व स्तर पर दो इसी राष्ट्र बने थे, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड, ये भी पॉइंट याद करके रखिएगा। लेकिन आधुनिक राष्ट्र राज्य का जन्म से पहले दुनिया के विभिन्न हिस्सों में राज्य पूर्व राजनीतिक प्रणाली विकसित हो चुकी थी। इन राज्य पूर्व राजनीतिक प्रणालियों के बीच जो संबंध थे, बल्कि रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआती रूप देखे जा सकते हैं कि कहाँ वो लोग पहले स्टार्टिंग फेज को आप देख सकते हो, ठीक है, राष्ट्र राज्य पूर्व प्रणाली के तहत। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध का इतिहास विवादित है कि कहाँ से हुआ, तो वो तो एक डिबेटेबल पॉइंट है, ठीक, क्योंकि राष्ट्र राज्य या राज्य पूर्व राजनीतिक प्रणाली के बीच, राज्य पूर्व से मेरा मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग, राज्य जब नहीं बने थे, साम्राज्य थे, ठीक है, रियासतें थी, ठीक है, प्रादेशिक क्षेत्र थे, तब पहले ये नहीं होता था कि ये प्रादेशिक क्षेत्र, इसका नाम ये हो गया, ये राष्ट्र हो गया पूरा उसकी सीमा तक, तो पहले तो राज्य ये सब चलते थे ना, ठीक है। तो राजनीतिक प्रणाली के बीच और उसके मामले के लिए वेस्टफेलिया संधि के बाद राष्ट्रीय राज्य के बीच बातचीत की प्रकृति, पैटर्न, विवाद पैदा हुआ कि इसकी प्रवृत्ति क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसको लेकर जो था विवाद, चर्चाएं जो थी वो शुरू होने लगी। आमतौर पर यह माना जाता है कि संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के तुरंत बाद जो था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी संचित पैटर्न उत्पन्न हुआ। मतलब क्या है, कोई भी जब संधि हुई उसके बाद कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं था कि भाई हम इस पैटर्न के हिसाब से एक क्षेत्र को राष्ट्र राज्य कहेंगे, इसको ये कहेंगे, ठीक है, इसको कानूनी रूप से ये मान्यता दी जाएंगे। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं था जिसमें हम कह सकें सब क्लियर। और 1789 में फ्रांसीसी क्रांति जब हुई, पहली राष्ट्र राज्य और अन्य प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों के बीच व्यवस्थित बातचीत विकसित नहीं हुई। पहले तो कोई भी राष्ट्र एक दूसरे के साथ बातचीत भी ढंग से वो नहीं करता था, ठीक है, तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था। यदि वेस्टफेलिया की संधि के बाद से आईआर का हुलिया इतिहास इतना विवादास्पद है तो यह कल्पना करना मुश्किल है नहीं है कि राज्य पूर्व आईआर अधिक विवादों का विषय रहा होगा। यानी कि बेसिकली जब राज्य नहीं बने थे तो आईआर बहुत ज़्यादा एक डिबेटेबल टॉपिक था कि क्या ज़रूरी है एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र का संबंध बनाना, ठीक है, क्योंकि हमने बात की यहाँ पर कि संधि से पहले राष्ट्र राज्य या राजनीतिक प्रणाली के बीच में मामलों में जैसे इतिहास हम देखते हैं वो नहीं था, काफ़ी विवादास्पद था, और इसका हुलिया भी तब बिल्कुल विकसित नहीं हुआ था, और इतना इसका ना पैटर्न था, इस पैटर्न के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या अंतर्राष्ट्रीय संबंध कायम किए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने बात की कि 1789 जो फ्रांसीसी क्रांति है उससे पहले भी राज्य और जितने भी राजनीतिक प्रणाली के बीच में व्यवस्थित बातचीत भी नहीं होती थी, एक नॉर्मल एक फॉर्मली टॉक होता है ना, वो भी बात नहीं होती थी, इसलिए थोड़ा मुश्किल है। पहले मौजूद कुछ ज्ञात और राज्य पूर्व राजनीतिक प्रणाली थी कीश राज्य, ठीक है, और जेरिको जैसे प्रचारक शहर राज्य जो कि 2500 ईसा पूर्व से पहले अस्तित्व में थे, ठीक है। ग्रीक शहर राज्य और पश्चात साथ पूर्व में बड़े राज्य, क्योंकि राज्य पूर्व से राजनीतिक प्रणाली के बीच में बातचीत की प्रकृति और सीमा समय समय पर भिन्न होती थी, जिससे प्राचीन समय में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का इतिहास व्यवस्थित करना मुश्किल हो गया।
तो एक तो ये हिस्ट्री है, अगर आप इसको समझना चाहो तो यही आप इंक्लूड कह सकते हो कि वेस्टफैलिक संधि से पहले जो हाल था, ठीक है, और उसके बाद भी कोई पैटर्न निश्चित तो नहीं था, लेकिन उससे पहले इसका जो क्षेत्र था या उसका संचित पैटर्न, उसकी प्रकृति, उसका दायरा, ठीक है, उसको लेकर बहुत विवादास्पद रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हमें इतिहास में पता चलती है, जिसमें आप लिख सकते हो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति, जिसमें हम देख सकते हैं कि जहाँ पर राष्ट्र राज्य अन्य राज्यों के साथ राजनीतिक प्रणाली के लिए व्यवस्थित बातचीत नहीं करते थे। कुछ राज्यों के नाम लिख लीजिएगा जो पश्चिमी, जैसे 2500 ईसा पूर्व से पहले अस्तित्व में जो राज्य थे, प्रचार को, ठीक है, ग्रीक शहर और पश्चिमा पूर्व के बड़े साम्राज्य। राजनीतिक प्रणाली के बीच में बातचीत की प्रकृति सीमा और समय समय पर भिन्न होती थी, कि हर टाइम पे सबका अलग अलग नेचर था, अलग अलग बिहेवियर था। ठीक है, जो तो वेस्टफैलिक संधि जो हुई थी, ठीक है, उसमें हमने देखा था कि कानूनी रूप से मान्यता दे दी गई थी राष्ट्र राज्य को, और वर्तमान में प्रकृति को ग्रहण कर, बेसिकली आज जो वर्तमान में वेस्टफैलिया के बाद जो उभरी राष्ट्र राज्य प्रणाली है ने वर्तमान में प्रकृति को ग्रहण करने के लिए विकास परिवर्तन की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरा है न पड़ा है, जिसमें विकास की अपनी एक लंबी प्रक्रिया के दौरान ये प्रणाली कई विकासों से प्रभावित थी, जिसमें मजबूती और प्रभावित हुई के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक भी था। ठीक है, जो उसने इसे प्रभावित किया। क्या मतलब ये अभी इधर बात बनती है। अब देखिए इस बात का क्या मतलब, जब वेस्टफैलिक संधि हुई तो उसके बाद राष्ट्र राज्य को एक मान्यता दे दी गई कानूनी रूप से, ठीक है, जिसमें क्षेत्रीय संप्रभुता को राष्ट्र राज्य के रूप में उदय का मिला। और इसी संधि के बाद राष्ट्र राज्य प्रणाली ने वर्तमान की जो प्रकृति थी, ठीक है, जो भी उस टाइम वर्तमान की प्रकृति थी, उसको ग्रहण करके उसके विकास और परिवर्तन की एक लंबी, क्योंकि वो विकसित भी हो रही थी, उसमें कुछ चेंजेस भी होते चल रहे थे कि जो जो चीज़ें हैं, ठीक है, कि आज के टाइम पे जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, सुटेबल जो आज के टाइम पर है, उसके हिसाब से उसमें परिवर्तन करके उस संधि में, ठीक है, तो इसी प्रक्रिया से गुजरना उसे पड़ रहा था। और इसी विकास की लंबी प्रक्रिया के दौरान ये प्रणाली कई चीज़ों से प्रभावित हुई, ठीक है, और मजबूत हुई, जिससे प्रभावित करने वाले कारक कौन से थे, सामाजिक और राजनीतिक कारक थे, आर्थिक और वैज्ञानिक कारक थे। पूंजी, इसी दौरान जो था पूंजीवादों का उदय, औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, स्वतंत्रता और उपनिवेशवाद में अमेरिकी युद्ध ने 19वीं शताब्दी के अंत तक इसी विकसित प्रक्रिया को प्रभावित किया। कि जब वेस्टफैलिया की संधि जब हुई तो राष्ट्र राज्य की जो प्रक्रिया थी, ठीक है, यही प्रक्रिया इन सभी तत्वों ने, जिसमें पूंजीवाद, औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, स्वतंत्रता, उपनिवेशवाद, अमेरिका, ये सब की जो चीज़ें चल रही थी, इसने काफ़ी हद तक इनको प्रभावित किया। ठीक है, हाल के दिनों में 20वीं शताब्दी की शुरुआत से 2 विश्व युद्ध, ठीक है, जिसमें से आपका पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, विघटन की प्रक्रिया, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में राष्ट्रीयवादी आंदोलन, वैश्वीकरण और उत्तर आधुनिकतावाद और आईटी यानी कि बेसिकली सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने जो था राष्ट्र राज्य की प्रणाली को जबरदस्त प्रभाव डाला। कैसे, अब ये चीज़ आपको खुद पढ़ के समझ में आ रही होगी कि अगर हम राष्ट्र राज्य की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से हेल्प भी कर रही है ना, निर्भरता पे निर्भर कर रहा है। जब कभी हम बात करते हैं राष्ट्र राज्य के संबंधों के, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे पर निर्भर ही तो है ना। आज कोई ना कोई चीज़ लेने के लिए, जैसे हथियारों के लिए, तेलों के लिए, ठीक है, गेहूँ, अनाज, कई चीज़ों के लिए हम एक दूसरे राष्ट्र के ऊपर निर्भर है। तो यही चीज़ है, और इन्हीं सारी प्रक्रियाओं ने कहीं ना कहीं राष्ट्र राज्य की जो प्रणाली थी, जिसका उदय वेस्टफैलिया के टाइम पे हुआ, उसको ज़बरदस्त प्रभाव डाला। और बदलते समय के साथ तालमेल बनाए रखने की वजह से राष्ट्र राज्य का जो चरित्र में बदलाव आता रहा, बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है। ठीक है, जबरदस्त प्रकृति, और इसका संधि के बाद उनकी मूल प्रकृति सामान्य रही। यह कुछ सामान्य भावों को साझा करने वाले लोगों की एक संप्रभुत्व क्षेत्रीय इकाई है। अगर आप राष्ट्र राज्य की बात करें तो बेसिकली जिसके अंतर्गत सभी एक मूल प्रवृत्ति, एक समान भावना को साझा करते हैं, ठीक है, उसकी संप्रभुत्व इकाई के रूप में देखा जाता है। तो राष्ट्र राज्य के बीच बातचीत की एक प्रणाली के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी समय समय पर परिवर्तन हुआ, फिर भी इसकी मूल प्रकृति वही रही। जहाँ बेसिकली यह एक ऐसी प्रणाली है जहाँ पर राष्ट्र राज्य मुख्य रूप से परस्परिक क्रिया करते हैं, परस्परिक प्रणाली को क्रियाशील बनाते हैं। आईआर यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध मुख्य रूप से एक ऐसी अंतर्क्रियाओं का अध्ययन से संबंधित है जिसमें जिन्होंने पिछले शताब्दियों में बहुआयामी चरित्र को ग्रहण किया, जिसके अंतर्गत हालात सीमित नहीं है। यह अन्य गैर राज्य अभिनेता बोल लीजिए, अभिकर्ताओं बोल लीजिए, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और अर्थव्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका से भी निर्भरता है, संबंधित है। क्या मतलब यहाँ पर, अब यहाँ पे ये मतलब बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जो है कई सारे तत्व हैं, ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं जो उसे प्रभावित करती हैं, जो उसकी प्रक्रिया को मजबूत बनाती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का हमने पढ़ा कि ये एक बहुआयामी चरित्र ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक बहुआयामी प्रक्रिया या बहुआयामी स्वरूप धारण कर रखा है या ग्रहण है, ठीक है, उसका बहुआयामी स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो बहुआयामी से तात्पर्य यही है कि इसके अंतर्गत जो होता है कई सारे राज्य, गैर राज्य अभिकर्ता, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय निगम जिसमें एमएनसीज, एनजीओज वगैरह सब आते हैं, ये सब किस प्रकार से इसमें हेल्प करते हैं, किस प्रकार से इसका पार्ट है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बेसिकली हम जो राष्ट्र राज्य की बात कर रहे हैं उसके हम बिहेवियर्स को जो होता है ना, उसकी प्रवृत्ति को, उसके व्यवहार को एक मानव व्यवहार के रूप के साथ कंपेयर करते हैं। क्लियर, एक मानव को जब जिस चीज़ की पड़ेगी वो उसके साथ कंपेयर कर लेगा। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपको किसी से खतरा है, आपको मालूम है आपके आजू बाजू जितने भी लोग हैं आपकी जान पहचान के हैं, आपके लिए सेफ है, लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि आप उनके साथ ही रहें हमेशा। हो सकता है तीसरा कोई बाहर से आके या चौथा कोई आके आपके साथ आपका दुश्मन है, वो आपके लिए खतरा है। ठीक है,
लेकिन उसका कोई दुश्मन है तो वो आपका दोस्त है। तो ऐसे में आपके लिए क्या होगा, बेनिफिट है। आज भारत और पाकिस्तान की भी तो ऐसी है ना, जैसे तालिबान अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, जो कि पाकिस्तान का दुश्मन है। सिंपल सा, इसको ऐसे समझिए, ठीक है। आज हम आईआर के अंतर्गत पर्यावरण, वैश्वीकरण, आतंकवाद, ऊर्जा जैसे नए उभरते मुद्दों से भी चिंतित हैं, ठीक है। चिंतित में चिंतन करते हैं, इसमें इसका पार्ट है, इसमें डिस्कशंस किए जाते हैं कि कैसे करिए। ये अनुशासन गैर राज्य अभिकर्ता अभिनेता जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बहुराष्ट्रीय निगम, गैर सरकारी संगठन के महत्वपूर्ण विश्लेषण करता है। और इन गैर राज्य अभिनेताओं का महत्व राष्ट्रीय, राज्य और पर्यावरण, वैश्वीकरण, ऊर्जा और साथ ही साथ आतंकवाद जैसे मुद्दों के साथ साथ प्रथम विश्व युद्ध के बाद आईआर के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने के लिए आया है। क्लियर। तो जैसे मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया ये सारी चीज़ें, तो वही बात यहाँ पे क्लियर किया गया है कि इसके अंदर इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इस मुद्दों पे बात की जाती है। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो था आईआर का जो क्षेत्र है वो और भी ज़्यादा विशेष हो गया, क्योंकि बेसिकली प्रथम विश्व युद्ध हुआ, विश्व युद्ध के बाद से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक जितनी भी राजनीतिक प्रणाली थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो बहुत डिफरेंट थी। इसमें पहले 5 प्रमुख जो परमाणु थे, गैर परमाणु हथियार, बेसिकली हथियार जो शक्तियों की बजाय 2 गैर परमाणु शक्तियाँ यानी महाशक्तियाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का उदय। 3 शताब्दी के बाद जो था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद जो था अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अलग थी। वहाँ पे अब पहले की तरह 5 प्रमुख गैर परमाणु यूरोपीय शक्तियों की बजाय जो था अब केवल 2 परमाणु महाशक्ति, जिसमें अमेरिका, यूनाइटेड नेशन अमेरिका और सोवियत संघ का उदय हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 45 में अंत हुआ, ठीक है, इसे लेकर शीत युद्ध, ठीक है, और जो कि 1991 में अंत हुआ, ठीक है, तक लेकर आईआर के जितने भी मुद्दे थे प्रमुखता हासिल कर चुकी थी कि अब हमें आईआर में कौन कौन से टॉपिक्स पे बात करना है, किस किस मुद्दे के साथ ही आईआर में महत्वपूर्ण खिलाड़ी यानी कि महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर्स थे, ठीक है, प्लेयर्स थे, यानी गैर राज्य अभिकर्ता मजबूत अस्तित्व बन चुका था, जिसमें ऊर्जा, पर्यावरण, आतंकवाद, वैश्वीकरण, संचार क्रांति जैसी कई सारे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कॉम्पोनेंट्स आ गए थे, जिसपे अब बात की जा सकती है, जिसमें बेसिकली आप ध्यान रख के किसी भी राष्ट्र राज्य के साथ संबंध बनाए जाते थे, ठीक है। यद्यपि शीत युद्ध के बाद दुनिया एक ध्रुवीय हो गई, ठीक है, बेसिकली अमेरिका ही एक ध्रुव बन गया और पूंजीवाद बढ़ावा हुआ, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बनी। लेकिन वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था वैश्वीकरण की गति के कारण अधिक परस्परिक निर्भर हो गई, ठीक है। मैंने जैसे बताया सब एक दूसरे पर परस्परिक रूप से निर्भर हो गए एक चीज़ों के लिए, ठीक है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सूचना और प्रौद्योगिकी विकास, आतंकवाद, पर्यावरण, ठीक है, शरण शामिल था। राज्य इस दुनिया में समायोजित करने और प्रतिस्पर्धा करने के अन्य के साथ साथ गैर राज्य अभिकर्ताओं से सहयोग की मांग कर रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी हद तक एक दूसरे पर निर्भर है। और एक अकादमी अनुशासन यानी एक पाठ्य पुस्तक होने के रूप से जो है शीत युद्ध के बाद इन मुद्दों को अधिक ईमानदारी और स्पष्टता के साथ संबोधित कर रहे जा रहे हैं। बेसिक फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझिए कि आप अपने घर पे किस पे निर्भर है, ठीक है, वो एक पर्सन जो है उस पर निर्भर है चीज़ों के लिए, ठीक है। अब आप ये नहीं चाहोगे कभी उसके साथ आपके संबंध खट्टे मीठे हो या खटास है उस पर, ठीक है, हमेशा सोचोगे कि ठीक है चलो इसके साथ तो चलते रहे। वही चीज़ें यहाँ पर है कि आप चीज़ों को लेकर किसी पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब बेसिकली ये होगा मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रकृति की। तो आईआर के विशिष्ट क्षेत्रों जो चरित्र की बात करें तो पहचान करने के लिए प्रासंगिक होगा। यदि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान का संबंध राजनीति से है तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों से भी है, ठीक है। उसी प्रकार से भारत, ब्रिटेन, चीन, ऑस्ट्रेलिया में जो होता है का आईआर में यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत और ब्रिटेन, चीन और ब्रिटेन का ऑस्ट्रेलिया और भारत और उन सभी के बीच में संबंधों का अधिक चिंतन होगा। और ये संबंध जो है केवल राजनीतिक पहलू तक ही सीमित नहीं हो सकते, वे आर्थिक, सुरक्षा, सांस्कृतिक, पर्यावरण मुद्दे जैसे कई क्षेत्रों को कवर करते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि एक बहुआयामी इसका जो प्रवृत्ति है, इसका जो स्वरूप है, ठीक है, बहुप्रवृत्ति है, बहुआयामी है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध विद्वान आमतौर पर एक किसी भी राज्य के संविधान या पार्टी प्रणाली का अध्ययन नहीं करेंगे, वे दूसरों के साथ उसके विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए जानना पसंद करेंगे, उसका संबंध उस राष्ट्र के साथ किस प्रकार से और किस मुद्दों पे उनके संबंध ज़्यादा है, उनकी संधियाँ किसके साथ हुई है, वो कौन से टॉपिक को लेकर उनके मध्य संधियाँ हुई हैं, ठीक है, अग्रीमेंट्स हुए। एक राजनीतिक वैज्ञानिक को भारत सरकार या चीन, ठीक है, उसकी राजनीतिक में दिलचस्पी होगी, ठीक है, एज यूजल जो राजनीतिक वैज्ञानिक उसकी राजनीतिक में होगी। लेकिन आईआर विद्वान जो है भारत और चीन के विदेश नीति दोनों देशों की घरेलू राजनीतिक व्यवस्था की वजह दोनों देशों के बीच में संबंध और उनके प्रति अधिक रुचि रखेगा, उनके व्यवहार, उनके अलग अलग टॉपिक्स को लेकर, ठीक है। हालांकि ये अलगाव हमेशा ही निष्पक्ष नहीं होगा तय, क्योंकि क्या होता है राजनीतिक वैज्ञानिक और जो भी आईआर विद्वान है यानी जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करता है उनके बीच में एक उचित अध्ययन के लिए दूसरों के क्षेत्रों में प्रवेश करना पड़ सकता है। लेकिन ये यात्रा अब असहाय निर्भरता के बजाय विद्वानों के इनपुट यानी उनके क्या इफेक्ट्स हैं इस पर अधिक होता है और इसी तरह से अंतर विषय दृष्टि से परिपक्व शैक्षणिक कार्य के लिए परोक्ष है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है विद्वानों की रुचि अंतर अर्थशास्त्रीय इतिहासकारों से भिन्न होगी। वे अपने विषयों के अध्ययन के लिए विभिन्न तरीकों का पालन करते हैं। पिछले कई वर्षों में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, ठीक है, को लेकर बात करें तो सामाजिक वैज्ञानिक विषयों के बीच
बातचीत की वृद्धि हुई है, ठीक है, लेकिन पूर्व निर्भरता को बाद में काफ़ी कम कर दिया गया है। और इसी प्रकार इस सिद्धांत को एक अलग सेट के साथ एक श्वेत अनुशासन के रूप में उभरने में मदद मिली है और कार्य प्रणाली के और विषय भी विकसित हुए हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका दायरा, ठीक है,